नमस्कार। तो आज सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति के नोट्स के बारे में बात करेंगे। और नोट्स कैसे बनाने हैं तो वो मैंने बना के रखे हुए हैं पीडीएफ में, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और बाकी की वीडियो जो शुरुआत से, जो जीरो से मैंने तैयार शुरुआत करी है बेसिक से, वो आप पीछे की वीडियोस में जाके मेरे देख सकते हैं। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं वीडियोस के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में वीडियो देख सकते हैं मेरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? कांस्य युगीन संस्कृति थी। सामान्यतः कांस्य धातु तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाई जाती थी। किससे? तांबे में क्या है? टिन मिलाकर कांस बनाया जाता था। किसके द्वारा? शिल्पियों के द्वारा। ठीक है। हड़प्पा समाज में शिल्पियों के में कसेरों कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ईंटों की विशाल इमारतों से स्पष्ट होता है कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई कारीगर मणियों का निर्माण भी निपुण थे। अच्छा, मणियों कारीगर जो थे, जो मणियों के निर्माण में भी क्या थे? निपुण थे, मतलब बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है। हड़प्पा वासियों की कला एवं संस्कृति के निम्न बिंदुओं से ज्ञात होती है। हड़प्पा वासियों की जो कला एवं संस्कृति थी वो इन बिंदुओं से क्या होती है? ज्ञात होती है। तो सबसे पहला बिंदु है मृद भांड। तो मृद भांड, हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में कुशल थे। किस चीज़ के? कुम्हार के चाक का उपयोग करने में कुशल थे। उनके बर्तनों पर विभिन्न रंगों का चित्रकारी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां उत्कीर्ण है। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियों भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कुछ पे क्या है? मनुष्यों की आकृति भी दिखाई देती। तो ये मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। ठीक है। अच्छा, मृण मूर्तियों की बात करते हैं। मूर्तियां थी, तो मृण मूर्तियां थी। हड़प्पाई शिल्पी धातु की सुंदर मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। ठीक है, कांसे की जो थी मूर्ति जो बनाते थे वो क्या था? उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सेल खड़ी एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ से नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की चोटी लटे एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। तो इस चीज़ को समझिए। ठीक है, पॉइंट को समझ के इनको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, सिंध प्रदेश की बड़ी संख्या में अग्नि में पकी मिट्टी सिंध प्रदेश की बड़ी संख्या में अग्नि में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती हैं की बनी मूर्तिकाएं फिगरिन मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, मृण मूर्तिकाओं में पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? प्रतिकृतियां मिलती हैं। ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों की प्राकृतिक प्रतिकृतियां भी मिलती हैं। किसकी मिलती हैं? पुरुषों और स्त्रियों की भी प्रतिकृतियां मिलती हैं, जिनमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है। अच्छा, फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला टेराकोटा था। क्या था? फेयंस कृत्रिम रूप से, मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाला टेराकोटा था। यह बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है थी सॉरी तो क्या करा जाता था? टेराकोटा फेंस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। याद रखना इस चीज़ को। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्या होते थे? प्राय तो क्या होते थे? इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, फेयंस से क्या बनाए जाते थे? मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो समझ जाओ कि फेयंस क्या चीज़ है। ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से बनाया जाता था और गोंद को मिलाकर इसको, ठीक है, तो बनाया जाता था। याद रखना फेयंस क्या चीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी मन का निर्माण की। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों
या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। देखो, मोहरों का प्रयोग कब किया जाता था? जब डिब्बों या थैलों को क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता था। अच्छा, चनु दड़ो शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था और शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु क्रम, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। तो चनु दड़ो क्या था? शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। क्या होते थे? सोने के टोप वाले, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, मनकों के कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार। मनकों के आकार हैं ये चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और कुछ पर रेखा चित्र बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब बात कर लेते हैं माप और बाट की, ठीक है, माप और बाट, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में बाटों का एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित व घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे। कहाँ तक थे? 1 से 12,800 तक थे, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। समझ गए? तो बाट के रूप में प्रयोग की गई कई वस्तुओं के अवशेष हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि तौल में 16 या उससे आवर्तकों का प्रयोग होता था। समझ गए? याद रखना। अच्छा, हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। यहाँ से ऐसे डंडे प्राप्त हुए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी था, याद रखना, ठीक है। लोथल से हाथी के दांत निर्मित एक पैमाना मिला है जो हड़प्पा स्थलों में मापन प्रणाली के ज्ञान की पुष्टि कर सके, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मोहरों की। तो मोहरें क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियों मोहरें हैं और अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि एक सींग वाली, ठीक है। अच्छा, अब राजनीतिक संरचना की बात कर लेते हैं कि राजनीतिक संरचना कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की वृहद संरचना तथा एक रूपता को स्पष्ट करते हुए यह संभावना प्रकट की गई है कि यह क्षेत्र केंद्रीयकृत शासन द्वारा शासित था, किंतु इसका स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और हड़प्पा स्थलों से प्राप्त दुर्गीकृत भाग तथा बृहद निर्माण इस ओर संकेत करते हैं कि यहाँ कोई संप्रभु सत्ता अवश्य रही होगी, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के इस क्षेत्र की दो राजधानियों के रूप में देखा जाता है, ठीक है। किसके रूप में देखा जाता है? दो राजधानियों के रूप में देखा जाता है। यहाँ के निर्माण राजस्व संग्रह की प्रणाली तथा अस्थायी सरकार की ओर संकेत करते हैं। यहाँ के निर्माण राजस्व संग्रह की प्रणाली तथा अस्थायी सरकार की ओर संकेत करते हैं। अच्छा, अनेक विद्वानों ने पुरोहितों के शासन के विषय में बात की है, किंतु सिंधु सभ्यता स्थलों से किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के अवशेष नहीं मिले हैं जो पुरोहितों के शासन को स्पष्ट कर सकें, ठीक है। अनेक विद्वानों ने पुरोहितों के शासन के विषय में बात की है, किंतु सिंधु सभ्यता स्थलों के किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के अवशेष नहीं मिले हैं जो पुरोहितों के शासन को स्पष्ट कर सकें। समझ गए? तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हड़प्पाई लिपि। तो वहाँ की लिपि कैसी थी, क्या थी, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे पहले 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था। किसने करा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो याद रखना, ठीक है। 1875 में हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किसने प्रकाशित की थी? सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। 1923 में क्या हुआ था कि पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं,
ठीक है। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने मिले हैं। ठीक है, कितने नमूने मिले हैं? 4000 नमूने मिले हैं। इन मोहरों का प्रयोग धानद्य इन मोहरों का प्रयोग कहाँ किया जाता? धानद्य लोग अपने जीवन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ टाइपिंग में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कि ये मोहरों की बात करी जा रही है और पत्थर की मोहरों में, इन मोहरों में प्रयोग धान्य लोग अपनी निजी संपत्ति के लिए, ठीक है। धान्य लोग लिपि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो हड़प्पाई लिपि है, ठीक है, मैंने बना तो रखे हैं ये। हाँ वही है, धान्य धान्य ढा इसमें साइलेंट हो सकता है, इसमें मैंने धान्य धनाढ्य धनान्य धनाद्य धनाद्य। आप एक काम, इसको एनसीईआरटीज में पढ़ लेना थोड़ा सा इसके बारे में। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य धनाद्य धनाद्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। तो याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इसकी एनसीईआरटीज में जो हड़प्पा के बारे में दिया गया है उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। ये तो नोट्स है, ठीक है, ये आपने नोट करने हैं खाली। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक होती है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। कितने हैं? 26 चिन्ह हैं। अच्छा, हड़प्पाई लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्यान भाव व वस्तु का सूचक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लेखन में बाउस्ट्रोफेडॉन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें लिपि को एक पंक्ति में सीधा और दूसरी पंक्ति में उल्टा दर्पण प्रतिबिंब की भांति लिखा जाता था, ठीक है, याद रखना। चित्रात्मक लिपि होने के कारण इसे दाईं ओर से बाईं ओर तथा पुनः बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाने का आभास होता है, ठीक है। अच्छा, अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगभग 3900 वर्ष पहले लोगों ने हड़प्पाई नगरों को छोड़ दिया तथा लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इन सब चीज़ों का जो प्रयोग था वो बंद हो गया। कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो के में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो याद रखना इस चीज़ को कि पतन कैसे हुआ, ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और जंगलों का विनाश हो गया था, ठीक है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी। तो याद रखना 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमणों, आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी माना था, ठीक है। तो बाह्य आक्रमणों को भी उत्तरदायी माना गया था इस चीज़ के लिए। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी अज्ञात महामारी या रोग की बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण बताए हैं। तो इन सब कारणों को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है या प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप किसी भी हिसाब से हर उससे चौकन्ने रहें, तैयार रहें इस चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क तथा भूमि रेगिस्तान में बदलने लगी, जिससे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर लुप्त हो गए, ठीक है, याद रखना। तो जलवायु परिवर्तन भी क्या बताया गया इसके कारण। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं परवर्ती हड़प्पा पे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 1900 ईस्वी पूर्व में अनेक विस्तीर्ण संस्कृतियों का विकास हुआ, जो नगरीय अवस्था से पृथक नगरेतर संस्कृति को का आभास देते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के नगरेतर अवस्था को उपसिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पूर्व में इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर कहा जाता था, परंतु वर्तमान में यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूल ताम्र पाषाणिक है, जिनमें पत्थर
अच्छा ये उत्तर मेरे हिसाब से ये गलत टाइप हो गया मेरे से, इसमें इसको हटा दीजिए, उत्तर नहीं है ये है मानी जाती, यहाँ से नाम से जानी जाती है। हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गिलुंद एक उत्तर हड़प्पा, अच्छा यहाँ से आ गया ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी। अच्छा ये उत्तर हड़प्पा ऐसे करके लिखा हुआ है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के मूलतः ताम्रपाषाण, तो इसको फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की नगरेतर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पूर्व में इसका संस्कृति को हड़प्पोत्तर कहा जाता है। हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा उत्तर या उत्तर हड़प्पा, ठीक है। परंतु वर्तमान में यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गिलुंद एक उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी जिसकी अवधि 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य की थी, ठीक है। बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद और जोरवे बस्ती थी जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और यहाँ की आबादी लगभग 4000 थी। इसका स्वरूप आद्य नगरीय कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट को बार बार पढ़िए इनको। अच्छा अब थोड़ा सा इसकी देन के बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देन है, ठीक है। तो ये ऊपर हेडिंग है और इसको देख लेते हैं कि क्या देन है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बावजूद इसकी सातत्य कॉन्टिन्यूटी जिसको बोला प्रभावित करती है। इस नगरीय सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ने दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल की प्रणाली प्रदान की है जिसका व्यवहार आधुनिक प्रक्रियाओं में भी यथावत किया जा रहा है। तो याद रखना नगर नियोजन तथा विकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक देन है जिसे अब भी नगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नालियों के साथ मेन होल का निर्माण आधुनिक सीवेज प्रणाली का भाग है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित व धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को वर्तमान समय में भी यथावत प्रयोग में लाया जाता है। हड़प्पाई लोग लिंग पूजा और पशु को पवित्र मानते थे तथा मातृ देवी की आराधना करते थे। वर्तमान में भी यह प्रचलित है, ठीक है। अच्छा वृक्षों को पवित्र मानना, स्वस्तिक प्रयोग, स्नान का महत्व आज भी हड़प्पा सभ्यता की भांति विद्यमान है। योग को हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी महत्व दिया जाता था, तो इस बात को याद रखना। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, तो वर्ष और घटनाक्रम क्या क्या रहा है, ठीक है। तो 1875 में क्या हुआ कि हड़प्पाई मुहर पर कनिघम की रिपोर्ट आई, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ, ठीक है। 1953 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ, ठीक है। 1960 में VB लाल और VK यासर ने नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खननों का आरंभ, ठीक है। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ। और 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। और 1999 में RS बिस्ट द्वारा धौलीवीरा में उत्खननों का आरंभ। तो ये रह गया आपका, ये हो गया आपकी जो भी मैंने आप लोगों को अभी जो मैंने कला एवं संस्कृति की बात करी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कला एवं संस्कृति के बारे में नोट्स हो गए, ठीक है। राजनीतिक संरचना के नोट्स मैंने दे दिया आप लोगों को, हड़प्पाई लिपि के नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए, सिंधु सभ्यता के पतन के नोट्स मैंने आपको दे दिए, परवर्ती हड़प्पा के नोट्स भी इसको दे दिए, और सिंधु सभ्यता की देन से रिलेटेड नोट्स भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। तो वीडियो देखो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।